हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज से आप सभी की जनरल नॉलेज की रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। एक एक चैप्टर करते हुए जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे जनरल नॉलेज के अंतर्गत उसको कंप्लीट कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस टाइप से उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम, और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। और साथ में एक चीज याद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको आप सभी को छोड़ना नहीं है। उसको जो भी क्वेश्चन दूं उसको सर्च करना है या कैसे भी उसका आंसर आपको पता करना है, ठीक है। जो होमवर्क में दे रहा हूं उस पर थोड़ा काम कीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, तभी आपसे मैं उस क्वेश्चन को होमवर्क पूछ रहा हूं, है ना, होमवर्क के रूप में पूछ रहा हूं। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है साइंटिफिक डिवाइस, तो साइंटिफिक डिवाइस वैज्ञानिक उपकरण, साथ में वैज्ञानिक के बारे में, या फिर समझिए साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो सब कुछ ऐड कर लेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सके बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे। एग्जाम 28 जनवरी को है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल हम रेडी हैं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे जितना भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर्स है उसको हम कंप्लीट कर देंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बस आप सभी साथ बनाए रखिए। जितने भी वीडियोस में अपलोड करूं, जितने भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जीके चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, इसी पर चैप्टर समझिए 10, 15, 20 जितने भी चैप्टर जाए पूरा आपका सिलेबस हम अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी आपकी, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना आप सभी को, मेहनत करते चलिए। लास्ट समय है, समझिए 125 क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने 300 मार्क्स के लिए, और 2.5 घंटे का समय होता है। मैनेज करना, समझिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तो आप एग्जाम से पहले टेस्ट देकर आए हुए होंगे, हमको पता रहेगा मैथ्स को कितना समय देना है, जीके जीआई को कितना समय देना है, लैंग्वेज को कितना समय देना है, तो मैनेज कर सकते हैं ना। इसीलिए लास्ट समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पे अपने ध्यान दीजिए, है ना। साथ में चलिए वीडियो को आप सभी फटाफट लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सब साथ में मिलकर देख सके। और जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में मैं देता हूं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हमने कंप्लीट कर लिया या इसका आंसर ये होगा। जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन पूछो उस हिसाब से आपको आंसर देने हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, द फंक्शन ऑफ डायनेमो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। डायनेमो विद्युत जनरेटर का कार्य क्या है? विद्युत जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, पहला ऑप्शन। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अच्छा, चलिए बताइए, जो जनरेटर होता है, ठीक है, विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, याद रखिए। इसके अपोजिट अगर बात करें कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या विद्युत मोटर का यूज होता है? क्या? विद्युत मोटर, याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो उसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, याद रखिए। और इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है यानी डायनेमो, वो क्या करता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जिसका उपयोग उन वस्तुओं को जांच करने के लिए किया जाता है जिसे हम नग्न आंखों से देखने के लिए, बहुत छोटी होता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट डेट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेक्ड आई, मतलब उसमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? साउंड मीटर यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, पोटोमीटर यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना, जो छोटे से बस छोटी सी चीज होती है उसको देखने के लिए। कोरोना का वायरस एकदम छोटा था लेकिन वो दिखता था ना जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है ना माइक्रोस्कोप को, क्या? सूक्ष्मदर्शी, दूर देखने के लिए दूरदर्शी का यूज करते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप कहते हैं क्या उसको? हाँ, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर व्हीकल स्पीड, ठीक है, वाहन की गति, वाहन की स्पीड मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, और क्या है? ऑटोमीटर, और क्या है? टैक्सीमीटर। बताइए क्या होगा? आप सभी टैक्सी में टिक मत कर दीजिएगा कि टैक्सी दिख रहा है तो टैक्सी मीटर पे लगा देना, नहीं, स्पीड मापने के लिए किसका? स्पीडोमीटर। और जो उनके टायर होते हैं, जो व्हीकल के टायर होते हैं, उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि
कुल दूरी कितनी तय की गई वाहन के द्वारा, उसको मापने के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं, ओडोमीटर। और अगर स्पीड की बात होगी तो किसकी, स्पीडोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि टायर द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ओडोमीटर। ठीक है ना, याद रखिए आप। बिल्कुल जितने भी जो भी ऑप्शंस भी रहेंगे उनको भी समझाता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर कुछ हम कवर करेंगे, बस आप साथ बने रहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अच्छे से मेहनत करते हुए चलिए, साथ में करेंगे मेहनत तो बहुत अच्छा आपको एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, झूठ पकड़ने वाले उपकरण का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट डिटेक्टर टूल। झूठ पकड़ने वाला, देखिए आप सभी झूठ नहीं बोलना है कि कई कुछ बच्चे क्या करते हैं लाइव क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछूं उसको सर्च करके बताते हैं और हमने आंसर दिया, और कुछ बच्चे क्या करते हैं 25 क्वेश्चन जैसे मैं सॉल्व कराऊं मान के चलिए, उसमें से 10 क्वेश्चन सही किए, और उन लिखेंगे जब मैं पूछूं लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, तो बच्चे लिखते हैं कि 25 में 25 पूरे सही किए। तो यहाँ पे ईमानदारी खुद के साथ रखिए ना, तभी तो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में तो कोई नहीं रहेगा, ना आप सर्च कर सकते हैं ना कोई बताने वाला रहेगा, तो खुद से करना है ना, तो इसीलिए आप आदत डालिए अच्छे से। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए झूठ पकड़ने वाले उपकरण का क्या नाम है, पॉलीग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्रों और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, लेक्टोमीटर नहीं, ये तो क्या है प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने के लिए ना, मतलब है ना, दूध की शुद्धता जानने के लिए लेक्टोमीटर। फेदोमीटर, अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई, ठीक है, के लिए फेदोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए होता है। हाइड्रोफोन क्या होता है, ठीक है, पानी के अंदर जो साउंड वेव आती है उनको मेजर करने के लिए हम किसका, हाइड्रोफोन का यूज करते हैं। तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी के बारे में भी बता दिया, बाकी के बारे में पूछ ले तो भी आप आंसर लगा देंगे, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे पहले देख लें कि आप सभी जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, बच्चों का नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम हो गया, अब आपके जो जूनियर्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे, उनके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमने नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च कर दिया। इसमें 5 फरवरी तक ऑफर, अगर 5 फरवरी से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो 500 रुपीज का विशेष डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4 का बैच है, जो सैनिक वाले बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। साथ में अगर सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय दोनों की साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, रिकॉर्डेड बैच है ये अर्जुन बैच, जिसमें नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की दोनों की साथ में तैयारी होगी। ठीक है, कंबाइन बैच है सभी में। देखिए 5 फरवरी से पहले अगर आप न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो आपको 500 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, लेकिन 5 फरवरी के बाद यह कूपन कोड नहीं रहेगा तो देखिए सेम कोर्स आपको फिर ज्यादा प्राइस में मिलेगा, इसलिए 5 फरवरी से पहले आप ऑफर के साथ इनरोल कर लीजिए बैच में जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और पहले बैच में आप तैयारी करेंगे, मतलब समझिए स्टार्टिंग है, जैसे ही एग्जाम हुआ उसका पहला ही बैच है समझिए, तो पहले बैच से अगर लगातार तैयारी करेंगे तो सबसे अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि शुरू से जुड़े रहेंगे, ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे ना, इसीलिए आप सभी ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। देखिए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर बताइए किस पे लगाऊं टिक, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई। ठीक है, और भारतीय परमाणु कार्यक्रम का बोला जाए तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, उसका जो है जनक उसे फादर, उसका जो फादर उसे किसे माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा। अगर पूछा जाए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बताइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे ना, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट या फिर रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर होगा। तारापुर एटॉमिक पावर जो स्टेशन है, पावर प्लांट जो है, भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, सी। कहां है, महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आपको एक चीज याद रखिए, इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया देखो कि अंतरिक्ष किसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम की ना। तो भारतीय जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है? होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है। और अंतरिक्ष प्रोग्राम जो स्पेस प्रोग्राम का मैंने बताया आपको, क्या बताया? विक्रम साराभाई। और अगर आपसे पूछा जाए मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जानता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसरो चर्चा में रहा है क्योंकि चंद्रयान 3, याद रखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? शैलेश नायक, के सिवान, सतीश धवन, डॉक्टर एस सोमनाथ। चलिए मुझे बता दीजिए कौन है, कौन बताएगा सबसे पहले, कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर डी आपका। वर्तमान में पूछा है ना, तो कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। मतलब करंट के भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करके लेकर आए हैं, है ना। चलिए आगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड? बताइए कब हुई थी? 1958। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ में अगर पूछ लिया जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969। डेट याद रखिए, डीआरडीओ की स्थापना, इसरो की स्थापना, सब आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट देखें, हु इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? देखिए अब अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूछ लिया जाए तो आपको मैं बता चुका हूं। अच्छा, अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्वेश्चन पहले था क्या? देखिए यहां पे, इससे पहले कौन सा किया हमने? अच्छा, इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो गया। देखिए यहां पे भी स्पेस प्रोग्राम हो गया ना। यहां पे देखिए, जबकि स्पेस प्रोग्राम नहीं रहेगा, यहां पे क्या रहेगा बेटा? यहां इंडियन, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, मतलब भारतीय परमाणु कार्यक्रम की बात हो रही है ना, ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम की बात हो रही है। जो हमने देखिए अभी जो किया ना, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हुई, तारापुर की अभी बात की ना, वही है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले स्पेस वाला देख चुके थे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि परमाणु कार्यक्रम के जनक, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो फादर हैं उन्हें किसे? होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तब यह घोषणा की थी कि हर वर्ष 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ। चंद्रमा के जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव पर सफल, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग भारत द्वारा की गई। और कौन सा देश बना, अभी आगे क्वेश्चंस है तो मैं समझाता चलूंगा आपको। ठीक है, साथ में लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान जो 1 हुआ था कब हुआ था? 2008 में, जहां तक मुझे याद है 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें चंद्रयान 2 मिशन की, तो चंद्रयान 2 मिशन 2019 में, कब? 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था। उसी प्रकार अगर 2023 की बात करें, जो मतलब जो चंद्रयान 3 की, तो कब हुआ था वो? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, लॉन्च हुआ था। और सफल कब हुआ? जो चंद्रमा की, जो मून के, कहाँ पे? साउथ पोल। याद रखिए, साउथ पोल में क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना साउथ पोल में। ठीक है, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो 23 अगस्त को हुई थी ना सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य। ठीक है, जैसे इसरो द्वारा क्या क्या चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रमा से संबंधित, मतलब मून से संबंधित था। वहां उसके साउथ पोल पे क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग हुई वहां। ठीक है, वहां उसकी जानकारी प्राप्त करके हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं। ठीक है, आ रही हैं। अब इसको देखें, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है? सूर्य से। किससे? सूर्य से, है ना, याद रखिएगा, सूर्य से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट,
वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का हेड क्वार्टर, ठीक है, कहाँ है बताइए। अब आपसे डीआरडीओ को भी पूछा जा सकता है, साथ में मिला के चलते हैं ना हम सभी, साथ में आपसे मोटो भी तो पूछा जा सकता है, ध्येय वाक्य है ना। डीआरडीओ के पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी हेड कौन है, डीआरडीओ के हेड कौन है, एस.वी. कामत, समीर वी कामत, ठीक है, याद रखिएगा नाम, कमेंट बॉक्स में लिखना आप सभी को, डीआरडीओ के हेड कौन है। पूछा है कि इसरो का फुल फॉर्म भी देख लिया, इसरो का मुख्यालय कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में, ठीक है। साथ में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पूछा जाए तो नई दिल्ली आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे ये बताइए कि आगे बढ़ने से पहले हम ये बताइए मुझे इसरो का मोटो क्या है, इसरो का मोटो क्या है, डीआरडीओ का मोटो क्या है, आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसरो का मोटो की बात करें तो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। साथ में डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका जो मोटो है क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इंजिन साइंस, मतलब शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, विज्ञान, ठीक है। एक मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसका है, इसरो का। साथ में बल से मूलम विज्ञानम मतलब जो शक्ति का आधार है वो विज्ञान है, किसका है, डीआरडीओ का, है ना, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू बी डिटरमाइन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ एट अ प्लेस, ठीक है, किसी स्थान पर दिशा उत्तर दक्षिण निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। कॉम्पास बॉक्स, ठीक है, कंपास का तो यूज किया जाता है ना, साइक्लोट्रॉन, सुलेख, कैलकुलेटर नहीं, ये सब नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आगे के चैप्टर्स भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव, उस उपकरण का नाम बताएं जो ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा में क्या है, विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। तो मैनोमीटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर तो मैं पहले बता चुका कि जो टायर होते हैं उनके द्वारा कितनी जो डिस्टेंस कवर किया गया वो होता है, ठीक है। मोनोमीटर दाब मापने के लिए है। तो सिंपल देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को अगर बोला जाए साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कौन करता है, माइक्रोफोन, ठीक है। अगर उसका उल्टा बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में परिवर्तित कौन करता है, मतलब तो इसमें आ जाएगा लाउड स्पीकर, लेकिन अपना आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसके अपोजिट बोल दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक वेव है उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कौन करता है तो फिर आ जाएगा लाउड स्पीकर, है ना। चलिए नेक्स्ट, राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, बताइए। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, चलिए इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, हाँ जी मिल चुका है, किस फील्ड में, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में मिला। हरगोविंद खुराना को, हाँ जी मिल चुका है, यहां रमन इफेक्ट के लिए मिला था, इन्हें किस में मिला है, किस फील्ड में मिला है, मेडिसिन में मिला है, ठीक है, ठीक है, डीएनए की संरचना के लिए, ठीक है, डीएनए की संरचना संबंधी अध्ययन। अब देखिए सुब्रहाण्य चंद्रशेखर, ठीक है, इन्हें भी मिल चुका किसमें, फिजिक्स में, तारों की संरचना से संबंधित अध्ययन के लिए। अब बच गए वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो किसके लिए, देखिए यहां पे लिखा है राइबोसोम की संरचना के लिए। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, सभी को मिल चुका है ना, सभी भारतीय है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप याद रखिए, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि भारतीय जो जिन जिन भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जिस जिस फील्ड में प्राप्त किया है उसको याद रखिए, ठीक है ना, याद रखिए। अब ये चीज का आपको क्या है, एक लिस्ट बनानी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर ब्रह्मगुप्त। चलिए बताइए तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब सोचिए, आप सभी आप आई कर रहे हैं, बल्ब से लाइट जल रहा है, लाइट जल रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिए इतने प्रयोग करने के बाद सफल हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, तब खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR का फुल फॉर्म लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटेलिजेंस रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ सोशल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ सोशल एंड इंटेलिजेंस रिसर्च। क्या है, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां है, वेयर इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या केरल, कहां है नरोरा। अपना क्या आंसर, ऑप्शन नंबर
सी उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। और तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र, सबसे पुराना, है ना। अब सभी को एक क्वेश्चन अब पूछ रहा हूं मैं कि भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, आपके लिए होमवर्क है। जो भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल यहां याद रखिए, ये चीज है ना, अब से पूछ लिया जाएगा कि साउथ पोल से रिलेटेड, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, तो कौन सा देश बना है, भारत देश, अपना प्यारा भारत देश पहला देश बना साउथ। ठीक है, कि अगर पूछ लिया जाए नॉर्मल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है, तो चौथा देश। अगर साउथ पोल पे बात हो तो पहला देश, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उससे भारत से पहले सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका, चाइना, रसिया कर चुके थे, ठीक है, लेकिन साउथ पोल पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है वो भारत ने की सबसे पहले, है ना। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को। कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा नाम, याद रखिए नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से छोड़ा गया, किस व्हीकल से छोड़ा गया, ठीक है, साथ में जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, ठीक है, रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, याद रखिए ना, याद रखिएगा। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ था, LVMK3 मार्क 3, ये सब भी याद रखना है आपको, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई, कब हुई थी, 23 अगस्त को, इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। साथ में जिस पॉइंट पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसका नाम क्या रखा गया, अभी आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो और चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, समझिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 की बात होगी तो 2019 में, कब, 22 जुलाई। अगर फिर 2000, चंद्रयान 1 मिशन कब हुआ था, 2008 में, कब कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008। तो ये सब याद रखिए, है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर। बताइए, संख्याओं पर गणितीय परिचालन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, स्पीड के लिए नहीं होगा ये। एक्सीलेट क्या है, एक्सीलेटर तो बोला जा रहा है, त्वरक नहीं। फेडोमीटर, फेडोमीटर समुद्र की गहराई के लिए बताया, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेटर ही तो करते हैं हम, संख्याओं पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वाले स्थान को क्या नाम दिया। व्हाट वाज द नेम गिवन बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू द सॉफ्ट लैंडिंग प्लेस ऑन द मून ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। तो क्या नाम दिया गया जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की, क्या नाम दिया गया उसे, क्या पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, जो 2019 में मिशन सफल नहीं हो पाया था क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग वहां पे हार्ड लैंडिंग हो गई थी, ठीक है, क्या हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई थी। तो जिस स्थान पर जो उसके धब्बे थे, जहां पे क्या हुई थी, जहां पे जो उसके निशान थे, ठीक है, उस पॉइंट को भी नाम दिया गया, जो 2019 में सफल नहीं हो पाया था ना, उस स्थान को भी नाम दिया गया। उस स्थान का क्या नाम दिया गया, तिरंगा पॉइंट, ठीक है। और जो अभी 2023 में, ठीक है, चंद्रयान 3 जो मिशन सफल हुआ उसे क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा, है ना। चलिए, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, ये बता दिया मैंने। मिशन चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया, ये तो मैं बता चुका ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ऑप्शन नंबर ए, मार्क 3 बताया ना मैंने आपको, याद है ना सभी को, अच्छे से आप सभी को ना। और जैसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब समझिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की चांस है, सबसे ज्यादा पूछे क्वेश्चन मतलब आ ही सकता है, समझिए बहुत ज्यादा जरूर, क्योंकि वो चीज सफल हुई है, देश विकास में योगदान है, देश के लिए बहुत बड़ी, मतलब समझिए गौरव की बात है ना।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, आदित्य मिशन को किस बिंदु पर स्थापित किया जाएगा? अब जैसे आदित्य मिशन है, आदित्य L1 है ना, ठीक है, तो किस बिंदु पर स्थापित किया जाएगा? जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग नाम दिए हैं, शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, ठीक है, ये नाम दिया गया। तो किस मिशन, क्या मतलब मिशन क्या है, किस मिशन पर? तो ऑप्शन आदित्य L1 नाम है, तो क्या है ये बताइए, क्या पॉइंट है? लैग्रेंज 1 बिंदु, ठीक है, लैग्रेंज 1 पॉइंट, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, तिरंगा पॉइंट क्या है, शिव शक्ति पॉइंट क्या है, नरेंद्र पॉइंट कुछ नहीं है, तो ऑप्शन है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? यही जो आदित्य L1 मिशन को किस बिंदु पर स्थापित किया जाएगा, एट विच पॉइंट द आदित्य मिशन, आदित्य मिशन मतलब वही सूर्य से संबंधित है ना। इससे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, हाँ ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। लैग्रेंज पॉइंट मतलब समझिए, आपको कैसे समझाऊं, इतना आपको समझने के बस याद कर लीजिए, जैसे सूर्य और पृथ्वी के मतलब वह पॉइंट जहां पे गुरुत्वाकर्षण मतलब समझिए समान होता है, लगभग उनका गुरुत्वाकर्षण लगभग समान होता है, उस पॉइंट को क्या है? लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, इतना ही याद रखिए। तो देखिए हमने इसरो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, इसरो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, DRDO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली हमने। साथ में जो डिवाइस से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने ऑप्शंस में भी थी, मैंने आपको सब कुछ लगभग समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, ये सब पढ़ लिया अच्छे से, मतलब कंप्लीट कर लिया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम आइकन एंड सिंबल कंप्लीट कर लेंगे। इस हिसाब से चैप्टर आगे बढ़ते हुए पूरा रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब साथ में जुड़े रहिए, अच्छे से डेली आपको क्लासेस देखना है, मेहनत करना है, आपको लास्ट समय में हार नहीं माना। इतने समय से मेहनत करें, लास्ट समय में भी अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेहनत करते हुए चलिए, ठीक है। लास्ट समय में जाते जाते आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए हमने नवोदय अल्फा बैच 5, सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच 4, साथ ही दोनों की कंबाइन तैयारी के लिए हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया, जिसमें ऑफर का लास्ट डेट है 5 फरवरी। तो तीनों बैचों में आप ऑफर के साथ अप्लाई करें, मतलब 5 फरवरी से पहले पहले आप सभी इनरोल हो जाए तो आपको 500 रुपए की विशेष छूट मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा न्यू 500। साथ में अब बच्चों का सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे। मॉक टेस्ट से देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होती है, मैं मान रहा हूं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बेटा आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब 125 क्वेश्चन और 2.5 घंटे में कवर करना, अगर आप केवल और केवल पढ़ाई किए हैं, उस डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जा रहे हैं ना, तो समझिए क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन कर पाए ये बहुत मुश्किल। इसीलिए क्या आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि मैथ्स को हमको 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो कितना समय देना है, जीके को कितना समय देना है, जीआई को कितना समय देना है, लैंग्वेज को कितना समय देना है, सब कुछ आपको मैनेज करना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट में आप सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह। प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ आपको नंबर दिख जाएगा, अपनी रैंक दिख जाएगी, ग्रेड दिख जाएगा, कितने समय में आपने सॉल्व किया पेपर, किस बच्चे ने टॉप किया, कौन सा क्वेश्चन सही करें, कौन सा गलत करें, किसमें स्ट्रॉन्ग है, किसमें वीक है। साथ में यहाँ पे घड़ी की सुई चलती रहेगी, इतना समय बचा है, ताकि आपको रेडी रहे कि अच्छा इतना क्वेश्चन बचा है तो हम स्पीड बढ़ाएं, इतना समय बचा है, जो क्वेश्चन गलत होगा उसका सही आंसर क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है सबसे पहले। तो बेल आइकन पे क्लिक रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब हमारा जीके का, जीआई का या फिर मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आ चुका है, अब हम कुछ खेले कूदेंगे नहीं, केवल और केवल पढ़ाई करेंगे, है ना। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ वीडियो, जो भी वीडियोस जैसे लाइव क्लास हो रही है या फिर नॉर्मल वीडियोस अपलोड की गई, उसकी लिंक शेयर की जाती है बच्चों को। तो मॉडल जो मॉक टेस्ट थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे सैनिक स्कूल वाले बच्चे और जो नए साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, जो भी इनरोल करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आई इनरोल करने में, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन समझाए गए, अच्छे से उनको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया, मतलब करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें मिक्स है, ठीक है। और अगर बात करें जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूं, उसको जरूर ईमानदारी से कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमने कंप्लीट कर लिया जो भी चीज आपने बताया, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, लास्ट समय में वही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी। बाकी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो कुछ बच जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको मैं आपको होमवर्क दूंगा। थोड़ा समय निकालिएगा, कुछ समय देना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में सफलता हासिल करनी है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।